डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आज बीए प्रथम वर्ष FY BA के लिए जो हिंदी कंपलसरी विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, अनिवार्य हिंदी के रूप में पढ़ रहे हैं हिंदी, उनके पहले पेपर जो कि FY में आता है, हिंदी कहानियाँ, कविताएं और व्याकरण क्या दूसरा खंड कविताएं और व्याकरण में से 12वीं इकाई हिंदी में क्रियाएं का पहला भाग लेकर के आए हैं। मित्रों, हिंदी में क्रिया की जो अवधारणा है उस वो और पूरा जो उसका वर्गीकरण इत्यादि है, क्रिया को संपूर्ण रूप में समझना हिंदी की क्रियाओं को एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, या कह सकते हैं जटिल तो उतने नहीं लेकिन लंबी प्रक्रिया है। तो हम हिंदी में क्रियाओं को समझने की शुरुआत हिंदी में क्रियाओं की अवधारणा को समझने से शुरू करेंगे आज के व्याख्यान में, और उसके बाद आगे के व्याख्यानों में हम धीरे धीरे क्रमशः उसके वर्गीकरण को और उसके रूपों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम जो करना चाहते हैं वो पहला हम इस व्याख्यान को देखें। मित्रों, इस इकाई का लेखन प्रोफेसर राम गोपाल सिंह जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। इस पूरी इकाई का जो उद्देश्य है वो उसमें पहला उद्देश्य है हिंदी भाषा में क्रिया की अवधारणा क्या है इसको समझना। फिर हम क्रियाओं का वर्गीकरण जानेंगे, कालगत व्यवस्था किस प्रकार की है क्रियाओं में वो समझेंगे, और वाक्यों में हम किस प्रकार से क्रियाओं का उचित प्रयोग कर सकते हैं इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, इसको जानेंगे। लेकिन आज के व्याख्यान में हम इसके पहले उद्देश्य क्रिया की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा में क्रिया की क्या अवधारणा है। सबसे पहले जो क्रिया है वो किसको कहते हैं इसको हम समझें। तो वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना व्यक्त हो वह शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे कि हम कुछ वाक्य लें, मैं पढ़ती हूँ, बच्चा खाना खा रहा है, गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इन सब में जो अधोरेखांकित है, अंडरलाइंड शब्द जो हैं वो सारे के सारे क्रिया हैं। मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर पढ़ना क्रिया है। बच्चा खाना खा रहा है, यहाँ खाना क्रिया है। और गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यहाँ पीना क्रिया है। तो ये सभी इस तरह के जो वाक्य में जो इस तरह के शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रतीत होता हो, व्यक्त होता हो, वह शब्द क्रिया कहलाता है। अब हिंदी भाषा में क्रिया किस प्रकार की है? तो क्रिया विकारी शब्द है। विकारी का क्या मतलब हुआ? बदलने वाला, माने वो लगातार बदलता रहता है। आप दूसरे और शब्दों को देखिए, थोड़ा बहुत जरूर सभी बदलते हैं, जैसे संज्ञाएं भी हैं जो, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे है तो एक वचन और बहुवचन में बदल जाएगी। गाय गायें है ना, ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये बदल जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो सामान्यतः नहीं बदलती, अर्चना अर्चना ही रहेगा, रमेश रमेश ही रहेगा, ताजमहल ताजमहल ही रहेगा। लेकिन पर्यटन स्थल और पर्यटन स्थलों पर, तो इस प्रकार से उसमें भी रूप तो होते हैं, बदलते हैं, लेकिन क्रिया का जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदलता है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे व्याकरणिक श्रेणियां हैं जो कि क्रिया पर असर डालते हैं। जब आप वाक्य में प्रयुक्त करते हैं क्रिया को, तो क्रिया प्रकार,
काल, वाच्य, लिंग, वचन और पुरुष, इन सब के अनुसार बदल जाती है। इनमें से कोई भी बदलेगा तो क्रिया का रूप बदल सकता है। उदाहरण से इसको हम समझते हैं। जैसे मूल क्रिया है आना, आना को हम लेते हैं, एक क्रिया है आना। अब निश्चयार्थक प्रकार के, है ना, देखिए प्रकार की जो बात हुई है मैंने, निश्चयात्मक प्रकार के। अब इसमें संदेहास्पद प्रकार यदि होगा कोई तो वो उसका बदल जाएगा, है ना, और दूसरा कोई प्रकार होगा तो फिर क्रिया बदल जाएगी। हम निश्चयार्थक प्रकार ले रहे हैं, भूतकाल ले रहे हैं, वर्तमान काल नहीं, भूतकाल ले रहे हैं। कर्तृवाच्य, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं वस्तुतः, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य की अवधारणा को अलग से हम लोग आगे समझेंगे। तो कर्तृवाच्य में, है ना, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसके भिन्न भिन्न रूप बनेंगे। कैसे बनेंगे? अब देखिए इसमें हमने ये निश्चित कर लिया है कि ये निश्चयात्मक प्रकार का ही वाक्य होगा, भूतकाल का ही वाक्य होगा और कर्तृवाच्य का ही वाक्य होगा। और तब लिंग, वचन और पुरुष सिर्फ इन तीन के में देखते हैं, अलग अलग होने पर ये किस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। तो आना क्रिया है, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन और स्त्रीलिंग होगा तो वह आई, वह जो है सर्वनाम है और ये सर्वनाम एक जैसा ही, वह ही रहता है। जब बहुवचन होता है तो वे हो जाता है। तो एक वचन स्त्रीलिंग होगा तो वह आई होगा, क्रिया आई, आना जो क्रिया है वो आई हो जाएगा। जब बहुवचन स्त्रीलिंग होगा तब आई हो जाएगा। और ये सब कब किस में है? प्रथम पुरुष में, माने दूसरे के लिए। अब जब मध्यम पुरुष है, तुम्हारे लिए बात है, तब तुम आई, तुम सब आई। अब इन दोनों में समानता जरूर है, इन तीनों में समानता है। स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन में अंतर आता है, लेकिन स्त्रीलिंग के पुरुष में वचन नहीं आता। प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो के उत्तम पुरुष हो, वो एक जैसा ही रूप रहता है। एक वचन में आई रहेगा, बहुवचन में आई रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग में कम से कम पुरुष में रूप नहीं बदल रहा है, पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदल रहा है, केवल वचन के रूप अनुसार रूप बदल रहा है। वह आई, वे आई, तुम आई, तुम सब आई, मैं आई, हम आई, है ना। स्त्रीलिंग का है और एक वचन और बहुवचन, ये दो है, दो रूप है ना। पुरुष के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम पुल्लिंग के हिसाब से देखें तो पुल्लिंग में एक वचन में वह आया जब प्रथम पुरुष है, और बहुवचन में वे आए। अब मध्यम पुरुष में देखिए फिर यहां बदल गया, तुम आए, है? तुम आया नहीं होगा, तुम आए और तुम सब आए। इसमें पुल्लिंग में मध्यम पुरुष में वचन के अनुसार बदल नहीं रहा है, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में मैं आया, हम आए। अब यहाँ पर बहुवचन में तीनों में आए है, एक वचन में आया, आए, आया। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बदलता है तो रूप बदलते हैं। लेकिन कभी कभी माने जो आप देख रहे हैं कि एक वचन बहुवचन में एक जैसा रूप है, मध्यम पुरुष में, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन में दोनों में फर्क है, लेकिन पुरुषों में कोई फर्क नहीं आ रहा है। कोई किसी भी पुरुष में क्रिया हो वो एक जैसी ही रहेगी। एक वचन है तो आई ही रहेगी, बहुवचन है तो आई ही रहेगी, है ना। पुल्लिंग में अगर मध्यम पुरुष है तो एक वचन हो कि बहुवचन हो एक जैसी रहेगा, आए, आए। और एक वचन में प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक जैसा रहेगा, आया, आया। बहुवचन में आए, आए, बहुवचन में तीनों के तीनों आए ही है। तो इस तरह से रूप बदलता है। अब इसमें और जब हम प्रकार बदलेंगे या वाच्य बदलेंगे या काल बदलेंगे तो फिर इसमें अलग अलग तरह के बनती है। तो ये इस तरह की ये बात होने से, क्योंकि इतने सारे कारकों का जो पहले आपको बताया कि
प्रकार, काल, वाच्य, लिंग, वचन और पुरुष, इन सब का, और इसके अलावा भी कभी कभी एक आध कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्रिया पर असर पड़ता है और क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। तो इस तरह से क्रिया विकारी यानी बदलने वाले शब्द हैं। क्रिया जो उसका मूल रूप है, जो या सामान्य रूप से हम क्रिया कहें कि कुछ क्रिया शब्दों को बताइए, तो हम कहेंगे पढ़ना, सोना, खाना, पीना, जाना, है ना। देखिए इन सब में ना लगा हुआ है। तो ये जो ना वाले रूप है वो सामान्य रूप है। तो सामान्य रूप वाला जो है वो वाक्य में लगभग नहीं प्रयोग होता है, उसका स्वरूप कुछ बदल जाता है, और उस बदलने का कारण क्या होता है, ये सब, है ना, ये सारे जो हैं वो बदलने का कारण बनते हैं। प्रकार, काल, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष। अब आदि में कभी कभी दूसरे फैक्टर आ सकते हैं, उनके लिए दिया है, लेकिन मुख्य रूप से इन सबके अनुसार वाक्य में क्रिया रखी जाती है। ठीक है। और फिर जब ये बदलती है तो अलग अलग रूप में आती है। कुछ और हम उदाहरण देख लें, है ना। अच्छा, अब इसमें जो है आना ही क्रिया को हम रख रहे हैं, जो मैंने रूप बताया सामान्य रूप आना, है ना, सामान्य रूप है आना। फिर इसका एक मूल भी होता है, एकदम उसका बने, इस आना में से भी ना निकल जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको कहते हैं धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप है ये, उसको कहते हैं धातु। तो यहाँ पर क्या होगा, आना क्रिया को अगर हम लेंगे तो आ, पढ़ना क्रिया को लेंगे तो पढ़, ये क्रिया का मूल हो जाएगा यानी कि धातु हो जाएगा। लिखना को लेंगे तो ना निकल जाएगा, लिख, ये धातु हो जाएगा। तो इस तरह से धातु और सामान्य रूप में आपको संबंध समझ में आ गया। जब ना लगा के हम कहते हैं, हिंदी में सामान्यतः अगर खाली क्रिया शब्द को बताना रहेगा तो हम ना लगा, माने ना लगा रहता है, उसमें क्रिया में ना लगा रहता है। किसी भी क्रिया शब्द को आप देखिए सामान्य रूप से ना लगा रहेगा। फिर जब ना हटा देंगे तो जो उसका रूप बच जाएगा वो धातु कहलाएगा। और क्रिया में क्रिया और इन रूप में धातु, कभी कभी धातु का भी इस्तेमाल लगता है कि धातु है वो, हालांकि धातु नहीं होती है। जब भी वाक्य में प्रयोग होगा तो वो बदली हुई क्रिया ही होगी, और वो उसका नाम क्रियापद उसको कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हो सकने रूप, योग्य रूप जो होता है उसको कहते हैं क्रियापद। तो क्रियापद हमेशा धातु या सामान्य रूप से अलग होता है, लेकिन कभी कभी वो दिखते एक जैसे हैं। जैसे आ को हिले तो अगर हम कहें मोहन इधर आ, अब यहाँ पर आना क्रिया के लिए आ ही शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर आ धातु नहीं है बल्कि वो बदला हुआ रूप है। ठीक है, आज्ञार्थक यहाँ पर है इधर आ, तो यहाँ पर आज्ञार्थक रूप आया, जो हमने निश्चयार्थक देखा था वाक्य में, आज्ञार्थक आया, वर्तमान काल आया, और प्रथम पुरुष एक वचन में पुल्लिंग में ये रूप बनेगा आ, मोहन इधर आ, है ना। अब ये देखिए, ये जो है लिंग के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होगा। राधा इधर आ, तो इसमें भी लिंग परिवर्तन हो गया, संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा का लिंग है स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर क्रिया की में परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार पुल्लिंग में आ है वैसे इसमें आ है। तो ये जो हिंदी भाषा में क्रियाओं की जो ये परिस्थिति है, यही थोड़ा सा इसको समझने में जटिल बनाती है। और दूसरे भाषा भाषी जब हिंदी सीखते हैं तो उनको क्रिया सीखने में इसीलिए थोड़ा सा अधिक समय लगता है, और कई बार वो गलती करते हैं। जिन भाषाओं में लिंग व्यवस्था इस तरह से नहीं है क्रियाओं में परिवर्तन की, तो वो अक्सर हिंदी में क्रियाओं का प्रयोग करते समय पुल्लिंग स्त्रीलिंग का तो बहुत ही फेरफार कर देते हैं। स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग क्रिया और पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग क्रियाओं का प्रयोग कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से हिंदी भाषा जानना चाहते हैं तो आपको क्रिया को इन रूपों, विविध रूपों को समझना पड़ेगा।
तो अभी हम किस प्रकार के क्रिया के कौन कौन सा रूप है वो हम देख रहे हैं। तो सामान्य रूप है जो उसमें ना लगा रहता है। मूल रूप है धातु, जो कि ना के बगैर होता है, जितना हिस्सा बच जाता है वो होता है। और जब वाक्य में प्रयुक्त हो सकने योग्य रूप बनाते हैं तो उसको कहते हैं क्रियापद, और उसका वो जो हमने प्रकार, काल, वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन इत्यादि बताया है उसके अनुसार बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं आई, आए, आएगा, आओ इत्यादि, ये रूप अलग अलग आना के क्रिया के बन रहे हैं। कुछ और हम उदाहरण देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। सामान्य रूप है पढ़ना, मूल रूप या धातु हो गई पढ़, और क्रिया में प्रयुक्त होने योग्य रूप या क्रियापद जो है वो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ो इत्यादि होगा। फिर लिखना, धातु हो गया लिख, और क्रिया में वाक्य में प्रयोग होने वाला रूप क्रियापद हो गया लिखी, लिखी, लिखा, लिखे, लिखो इत्यादि। इसी तरह से खेलना, धातु हो गई खेल, खेलो, खेली, खेला, खेले, खेल रहा है, खेलना चाहिए इत्यादि इत्यादि। खाना, धातु हो गई खा, और खाई, खाए, खाया, खाओ इत्यादि इसका रूप हो गया। इसी तरह से सोना, उसका धातु हो गई सो, ना निकल गया सो, सोया, सोई, सोए, सो जाओ इत्यादि इत्यादि, उसके अलग अलग रूप बने। तो ये सारा क्रिया की अवधारणा अभी आपको संभवतः थोड़ी सी स्पष्ट हुई होगी, है ना, कि किस तरह से हिंदी में क्रिया की व्यवस्था है। क्रिया का एक सामान्य रूप है जिसको ना लगा के कहते हैं, ना हट जाता है तो वो मूल रूप रह जाता है धातु, और फिर जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो काल, वाच्य इत्यादि के अनुसार, लिंग, पुरुष, वचन इत्यादि के अनुसार उसका रूप बदल जाता है और उसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसी को हमें सीखना है। अब आगे के व्याख्यान में जब हम इसका वर्गीकरण, क्रियाओं का वर्गीकरण देखेंगे तो अब उसी में हम देख पाएंगे कि कैसे कैसे इसके रूप बदलते हैं। तो आज हम केवल अवधारणा पर रहते हैं इस व्याख्यान में। आप अच्छी तरह से इसको देखिए, पढ़िए और थोड़ा अभ्यास करिए। आपके जो स्वाध्याय सामग्री आपको प्राप्त हुई है उसमें अभ्यास भी दिया हुआ है, उस अभ्यास को करिए। अन्यत्र भी आप जब भी हिंदी वाक्य देख रहे हैं उसमें क्रिया को पहचानने की कोशिश कीजिए और वो किस तरह का उसका रूप है वो देखने की कोशिश कीजिए, तो आप क्रिया को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें मित्रों, जितने भी वाक्य होते हैं, हिंदी के जो भी वाक्य होंगे या किसी भी भाषा के वाक्य होते हैं, उसमें क्रिया लगभग जरूरी होती है। कुछ ही वाक्य हो सकते हैं, जैसे हिंदी का तो मुझे लगता है हाँ और नहीं सिर्फ है जिसमें कि क्रिया नहीं है, अन्यथा कोई भी वाक्य होगा, छोटा से छोटा भी वाक्य होगा तो उसमें है तो रहेगा, कम से कम और कुछ न रहे तो है रहेगा, तो है भी क्रिया है। तो इस तरह से कोई भी वाक्य है वो क्रिया के बिना नहीं बन सकता। इसलिए आपको क्रिया की अवधारणा को और क्रिया को हिंदी में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, उसका सही रूप वाक्य में क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से इस लेक्चर को, व्याख्यान को भी सुनिए और अपने स्वाध्याय सामग्री में जो इसके संदर्भ में दिया हुआ है उसे पूरी अच्छी तरह से पढ़िए, आपको ज़रूर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर कोई आपको संदेह उपस्थित होता है या कहीं आपको कुछ पूछना है हमसे, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर baou.ba.hindi@gmail.com। और जब आप ईमेल भेजें तो उसमें अपना पूरा नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखें। मोबाइल नंबर इसलिए कि हम व्हाट्सएप पर आपको तत्काल उत्तर दे सकें। कई बार होता है कि मेल जब आप खोलेंगे तब देखेंगे व्हाट्सएप हैंडी होता है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन तुरंत आता है, आमतौर पर लोग तुरंत देख लेते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे आपका उत्तर भेज सकते हैं अगर संभव हुआ तो।
तो इसलिए मोबाइल नंबर लिखें, आपसे संपर्क किया जा सके। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाहिए आपका। अभ्यास केंद्र का नाम और कोड लिखिए और कोर्स का नाम ज़रूर लिखिए। तो ये सारे जानकारियाँ देते हुए आप अपना प्रश्न हमें ईमेल पे भेज दीजिए। अगर हम तत्काल उत्तर न भी दे पाएँ अन्य व्यस्तताओं के कारण, लेकिन आपको निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। 2-4 दिन के फेर पर उत्तर आपको अवश्य मिलेगा और आपकी शंका का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन मित्रों, एक बात बताते हैं, आप इस पर अपने अध्ययन संबंधी समस्याओं को ही भेजें। आपके प्रशासनिक जो समस्याएं हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या और दूसरे किसी तरह की पुस्तकें नहीं मिली हैं या और किसी तरह की आपको कोई कुछ पूछना है या कहना है, तो उस पर इस ईमेल आईडी पर उस प्रकार का कोई उत्तर आपको प्राप्त करना मुश्किल होगा, क्योंकि हम मुख्यतः जो विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं उनके ही हम उत्तर दे सकने में सक्षम होते हैं। जो उनके अध्ययन संबंधी, उनके पाठ संबंधी जो प्रश्न हैं वही हम उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, वैसे ही प्रश्न करिए। अब आप अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः